मैं डॉक्टर बिलाल मसूद हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर हाई एनर्जी फ़िज़िक्स से। और ये जो कोर्स है ये मैंने फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। और इस कोर्स का आपसे ताल्लुक़ ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल की फ़िज़िक्स पढ़ी है और इसके अलावा कैलकुलस पढ़ी है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर आप मैथमेटिक्स जानते हैं या ए लेवल में, या तो फिर अपने आप इस पूरे कोर्स के ज़रिए जो 4 साल कोर्स में जो ईएमटी का कोर्स होता है उसमें भी जो आप पहुंचते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़कर जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो सारी आपको पता चल जाएंगी। मतलब ईएमटी के कोर्सेज में इनकी फरीद एप्लीकेशन होती हैं, वो सारी एप्लीकेशन तो यहाँ मैं कवर नहीं कर सकूँगा, लेकिन जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो सारी आपको इसमें ज़रिए पहुँच जाएंगी और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैलकुलस आती है, ख़ास तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि अब ये जो बात है कि डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल जो वेक्टर की है, ये अगर आपने नाम, हो सकता है आपने नाम सुने हो लेकिन आपने खुद पढ़ा ना हो, तो ये जो है ये इसके लिए ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कोर्स में कहीं भी कि आपने ये चीज़ कहीं और पढ़ी होगी, मतलब डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल जो हैं वो आपने मैथमेटिक्स या वेक्टर के कोर्स में पढ़े होंगे। नहीं, जितनी भी आर्गूमेंट्स होंगे वो मैं ख़ुद दूंगा। तो ये तो सब कुछ उनके लिए है कि जिनको कैलकुलस आती है। अगर आपको कैलकुलस भी नहीं आती तो फिर उसके लिए मैंने एक दूसरा कोर्स है, वो मेरा करीबी अपलोड करने का प्लान है, जो कि प्रिपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स विदाउट ए कैलकुलस बैकग्राउंड के, जिन्होंने कैलकुलस नहीं पढ़ी इंटरमीडिएट में, बायोलॉजी पढ़ के और उसके बाद 4 साल बीएस फ़िज़िक्स में उनको आना पड़ गया, उनके लिए अलग कोर्स है। लेकिन अगर आपने कैलकुलस पढ़ी है तो फिर आप इसी वक्त ये कर सकते हैं शुरू कोर्स और सुनना। और अगर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमटी के कोर्स की बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो ज़्यादातर या अक्सर जगहों पर ग्रिफिथ की किताब इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वहाँ से पढ़ाई जाती है। तो ग्रिफिथ की किताब में जो बुनियादी समझ है वो आपको इस कोर्स के ज़रिए मिल जाएगी, यानी बुनियादी जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, वो क्या कह रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो ईएमटी का जो कोर्स है वो तो पूरा 3 या 4 या 6 क्रेडिट का होता है। वो ये मेरे 9 लेक्चर्स हैं, इसमें शायद आधे घंटे के हों, तो इसमें ये 4 क्रेडिट तो कवर नहीं हो सकेगा। लेकिन ईएमटी के कोर्स में इन्हीं की एप्लीकेशंस हैं, और अगर आपकी ये समझ यहाँ है तो एप्लीकेशन किसी अपने रूटीन के कोर्स में आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इस वक्त मैं बात करता हूँ इस पहले लेक्चर की, या मेरा ख्याल पहले वीडियो के हैं या क्या है, ठीक है। इसमें यह है कि कूलम लॉ, तो जैसे मैंने कहा था ना एफएससी फिजिक्स तो आपको आनी चाहिए। कूलम लॉ तो आपको पता है कि 2 चार्जेस के दरमियान। अच्छा, जो बेसिक टॉपिक है ना इस पूरे लेक्चर का, मैंने इकट्ठा ही कर दिया इसको, मैंने इसको स्प्लिट नहीं किया कि अलग अलग आपको नहीं दिखा रहा, इकट्ठा ही दिखा रहा हूँ आउटलाइन। वो ये है कि मसला एक ही है कि कूलम लॉ जो है ना आपको फोर्स देता है, और फोर्स एक वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं और कैलकुलेशन में बड़ी मुश्किल हो सकती हैं। इसको अगर स्केलर से, यानी एक नंबर से रिप्लेस कर दीजिए, वेरिएबल नंबर हो लेकिन नंबर हो तो उसे रिप्लेस कर दीजिए, तो बहुत मैथमेटिकली बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। और वो जो नंबर होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स जो होता है ना वो उसका चार्जेस से जो ताल्लुक़ है वो है गॉसेस लॉ। तो ये तो टॉपिक है लेक्चर का, ये आउटलाइन है। और अब एक्चुअली मैं शुरू करता हूँ, जैसे मैंने बात की थी कूलम लॉ से। तो कूलम लॉ तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे 2 मैसेज के दरमियान इन्वर्स को एरिया होता है, देखिए ना, जो फार्मूला है फोर्स का, जो फार्मूला है वो उसमें वेरिएबल पोजीशन की जो म्यूचुअल सेपरेशन है उसके स्क्वायर का इन्वर्स आता है, तो इन्वर्स स्क्वायर फोर्स कहते हैं ये ग्रेविटेशन फोर्स को। ये ज़मीन के सरफेस के करीब नहीं जिसमें mg बन जाता है, बल्कि जिसे ज़मीन और चांद के दरमियान या सूरज और ज़मीन के दरमियान जहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको इस इन्वर्स स्क्वायर फार्मूले की। कूलम ने तो कोई न्यूटन के कोई मेरे ख्याल 100 साल बाद या कम बेश एक्सपेरिमेंट्स करके आपको बताया दुनिया को कि ये भी जो है ना फार्मूला एक्सपेरिमेंटली ऐसे, ये भी अगर आप डिस्टेंस, म्यूचुअल डिस्टेंस को दुगना करेंगे तो फोर्स से r² 4 गुना हो जाएगा, और 1/r² यानी फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी।
जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो उसकी वैल्यू इधर लिखी है, उसके यूनिट्स भी हैं, लेकिन ये तो आप कर सकते हैं, ये कोई अंडरस्टैंडिंग का बड़ा मसला नहीं है। बल ये चीज़ याद रखें, जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये इन दो चार्जेस के दरमियान एयर है या फ्री स्पेस है, अगर कोई मटेरियल होगा तो फिर ये जो परमिटिविटी ऑफ मटेरियल आ जाएगी, जो कि कुछ इसमें कोई 2 या 4 या कुछ नंबर जो है ना इंटीजर से या नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये इस कोर्स में नहीं आएगा। इस तरह की डिटेल आपकी ईएमटी के कोर्स में होगी, लेकिन ये बेसिक इक्वेशन में नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो ये भी शायद ये हो सकता है नई चीज़ हो, कूलम लॉ तो पुरानी चीज़ लाजमन होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके लिए नई चीज़ है तो मैं बताता हूँ, कूलम लॉ में जो फोर्स है वो एक आप कह सकते हैं एक सोर्स चार्ज की वजह से और टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रही है, ठीक है। इसमें से अगर आप टेस्ट अगर फर्ज करें या बहुत एक से ज़्यादा कई सोर्सेस चार्ज हों तो हर कोई इस टेस्ट चार्ज Q1 पर लगेगी। तो अगर Q1 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो कुछ आपको फोर्स जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कुछ मिलेगा वो सिर्फ इन सोर्सेज का इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, ये डिवीजन के बजाय इसको आप मल्टीप्लिकेशन से समझ सकते हैं इस तरीके से, यही फार्मूला है, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लें, ठीक है, तो यही फार्मूला बन जाता है। मैंने वही लिखा है। इस सूरत में बस बोलने के अंदाज में फ़र्क ये पड़ सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि फोर्स के फार्मूले में एक तो वो टेस्ट चार्ज है उसको अलहदा कर लिया, और जो बाकी जो कुछ है अलहदा कर लिया का मतलब है इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, ठीक है, उसको अलग फैक्टर, एक फैक्टर है, जितने भी फोर्स हैं उसमें ये टेस्ट चार्ज तो एक फैक्टर के तौर पर आएगा, और बाकी जो भी वेरिएबल होगा या जो भी डिपेंडेंस होगी सब कुछ उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इस सोर्स पर डिपेंड होगा। और अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज होंगे तो हर दफ़ा में क्यू तो हमने ड्रॉप कर दिया, हर दफ़ा क्यू की ये स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं होगी। अब हम हर दफ़ा सिर्फ सोर्सेज को देखा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरीके से एडअप हो जाया करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं इस तस्वीर में तो सिर्फ ये सिंगल सोर्स है, तो एफ का फार्मूला था ना कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया आपको, ठीक है, यह था दो चार्जेस का प्रोडक्ट, कैपिटल Q और स्मॉल q, ठीक है। अगर आपने स्मॉल q से डिवाइड कर दिया तो स्मॉल q तो ख़त्म हो गया और आपके पास सिर्फ एक चार्ज रह गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमरा लगता है कि बहुत आसान है आपको, लेकिन जहाँ से मुश्किल शुरू होती है वो ये होती है कि ये जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है उसको अपने स्केलर से डिवाइड किया ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और इस तरह फोर्स वेक्टर है तो स्केलर से डिवाइड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर ही है। अब वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होगी, और मैथमेटिक्स तो यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो अब अगर आप फिजिक्स की ट्रेडिशन को नहीं लेना चाहते तो भी बहरहाल इस तरीके से तो है कि जो सेपरेशन वेक्टर है दो चार्जेस का, ये अपने मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर और मैथमेटिक्स के मुताबिक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट है। तो उसमें जो यूनिट वेक्टर है, ये जो मैथमेटिक्स के मुताबिक जो डायरेक्शन है उसको आर हैट है, तो यहाँ ये सारा मैग्नीट्यूड तो इसमें आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये आर हैट उसकी डायरेक्शन देगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलता रहा था कि अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज हों, लेकिन मैंने आपको तस्वीरों में सिर्फ एक सोर्स दिखाया था, अब उसको एक्चुअली कर लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज होंगे तो क्या होंगे, अगर आप इस जगह पर फील्ड मेजर कर रहे हैं, इस जगह अपने ओरिजिन अगर कहीं चूज कर लिया है तो ये जो जगह है इस ओरिजिन से इस वेक्टर तक, इस जगह तक का जो पोजीशन वेक्टर है ये है कैपिटल आर। और अगर आप ये बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, अगर फॉर एग्जांपल इसमें से आप कहते हैं Q7, तो मतलब इसका जो स्मॉल आई है इसकी वैल्यू 7 है, तो इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा, और जो पोजीशन वेक्टर होगा वो Q7 का पोजीशन वेक्टर होगा। अब ये जहाँ मेजर कर रहे हैं वो R है, और Q7 की जो पोजीशन वेक्टर है वो R नहीं है, तो उसको फ़र्क करने के लिए एक हम प्राइम डाल सकते हैं इसके ऊपर, ये बन जाएगा अगर R7 है तो R7 प्राइम। अब ये ग्रिफिथ की किताब से मैं इक्वेशन तो मैंने वहाँ से उठानी है, तो उस किताब में जितने जो सोर्सेज हैं उनकी पोजीशन जो है ना वो प्राइम में है, और जहाँ मेजर कर रहे हैं वो अनप्राइम है। लेकिन जो अब आए फार्मूले में कौन सा वेक्टर अपीयर होता है, तो फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में इस सूरत में जो वेक्टर अपीयर होगा
वो ये होगा, ये ख़ास फॉन्ट में लिखा हुआ है R, और ये है आपका जहाँ मेजर कर रहे हैं उससे, और जिस जगह सोर्स है, बहुत सोर्सेज हैं उनमें से, जैसा आपको 7th मैंने कहा था, ये कुछ भी हो सकता है, 11th हो सकता है, उनका जो म्यूचुअल सेपरेशन वेक्टर है ये कैलीग्राफिक टाइप R है। ये असल में ये अब जो होगा ना, जो डिवीजन होगी वो इनमें सेपरेशन वेक्टर के स्क्वायर से डिवाइड होगा, और जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी की डायरेक्शन होगा। ये जो सेपरेशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर है, सेपरेशन का ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक समझ लें, जैसे जो सेपरेशन वेक्टर है वो ये जो मेजरमेंट की पोजीशन और सोर्स की पोजीशन का डिफरेंस है, आप हेड टू टेल रूल से वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इस कोर्स के अगर मैं पूरे पर्पस की तरफ बात करूं तो मैंने कहा था मामला वेक्टर से जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको स्केलर के ज़रिए आसान करना है। तो उसके लिए अगर याद रखें, इस वक्त आपने इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप ये अगर आपके एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं तो आपको एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप करने होंगे, और जब एडअप करेंगे तो हर एक के 3-3 कंपोनेंट होंगे, और 3 कंपोनेंट को अलग-अलग ये कंपोनेंट एडअप होंगे, और फिर नेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है जब तक आपके पास जो फिज़िक्स की जो क्वांटिटी है जो आपको फिज़िक्स की इन्फॉर्मेशन दे रही है वो वेक्टर है। लेकिन यही तो इस लेक्चर का काम है कि इसको स्केलर में प्लेस करके आपको करना है। लेकिन अभी एक और स्लाइड में वेक्टर को ही करें, और यहाँ ये है कि अभी तक आपने जो सोर्सेज कहे थे वो डिस्क्रीट थे, काउंटेबल थे, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन अगर सोर्स जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो स्कैटर्ड है, कंटिन्यूस है एक रीजन में, तो फिर आपको उस कंटिन्यूस चार्ज से कोई इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा, एक होगा, उसको कहते हैं डिफरेंशियल, और ये वॉल्यूम है पूरा, और ये वॉल्यूम का एक पार्ट है। और इन डिफरेंशियल का मतलब है कि ये जो है ना, ये अप्रोचिंग टू ज़ीरो इसका वॉल्यूम है, और ये पोजीशन जैसे कहते हैं ना प्राइम पर है, प्राइम का मतलब है सोर्स पर है, ठीक है। और ये जहाँ जिस पोजीशन पर मेजर कर रहे हैं वो है R, और इनका जो सेपरेशन वेक्टर है वो इसके ऊपर को R लिखा है, इसके ऊपर इसको I नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि I तो है जब तक आप काउंट कर रहे हैं, लेकिन जब ये कंटिन्यूस हो गया तो I ख़त्म हो जाएगा, और असल में इस स्लाइड का मकसद है कि RI रिप्लेस हो जाएगा एक डी टाओ से, और अब ये कंटिन्यूसली वेरी करेगा। टाओ का मतलब वॉल्यूम, या वॉल्यूम को वी होना चाहिए, लेकिन एक ये किताबों में या ट्रेडिशन है कि टाओ से लिखा जाता है, ग्रिफिथ में या जो भी है। अच्छा, अब इस सूत्र में क्या होगा कि आपका जो चार्ज है ना वो एक हर जगह स्कैटर्ड है, कंटिन्यूस है, बिखरा हुआ है। तो आपको इस सूरत में जो आपकी जो मेजरमेंट होगी, वो आपकी जो प्रिडिक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी पर, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो QI जो है ना रो I। अभी तक मैं इससे कह रहा हूँ कि फ़र्क करें, आपने ये जो पार्ट्स हैं ना इनको आपने काउंट किया है, ठीक है। जब तक काउंट करने की मैं बात कर रहा हूँ, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, उसके साथ हम I लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आखिरकार इस I को ख़त्म करना है, लेकिन इस स्टेप नहीं तो अगले स्टेप में उस स्टेप का इंतज़ार करें। अभी I मौजूद है, अब यूँ समझिए आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगा, और हर इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले पिछली साइड में था ना Q था, QI। तो अब Q जो है ना वो आप कहते हैं ये चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है। तो अभी तक तो यूँ समझ लीजिए पिछला ही लेक्चर और साथ एक डेंसिटी की डेफिनेशन है, और कोई नई बात नहीं है। और अभी तक I है, आप ये तस्वीर में नहीं है, तस्वीर में तो कंटिन्यूस है, लेकिन फ़र्क बात शुरू करने के लिए आप कह रहे हैं, आप कह सकते हैं पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। लेकिन जब आपने इनको ये जो पार्ट्स की तादाद है इसको आपने इन्फिनिटी ले लिया, तो इसका मतलब है कि अब ये जो हर पार्ट है वो इनफाइनाइटेसिमल अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, इसके उसमें क्या होगा आपका, अब हम काउंट करना बंद कर देंगे। अब ये देख लें, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके ऊपर I अब नहीं है, यहाँ भी था ना I था और ये बाद में ख़त्म हो गया। तो
आई अभी तक था क्यों आप काउंट कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त आपने इन्फिनिट लिमिट ले ली और अब कंटिन्यूस पार्ट हो गए तो अब आई नहीं है, अब ये कंटिन्यूसली वेरी करेगा। अब इस मैथमेटिक्स को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ आपको, ठीक है। और यूनिट वेक्टर के ऊपर भी आई ख़त्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। और साथ ये जो ये जो डेल्टा 3 था, ये डेल्टा तो था ना जिस तरह तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये अप्रोचिंग टू जीरो हो गया तो अब ये दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ मैथमेटिक्स में होगा। इसको कहते हैं डिफरेंशियल। अच्छा, इसको ग्रिफिथ की किताब में या पेजों पर ये इसको टाउ से लिखा हुआ है वॉल्यूम को, और बाकी अब ये जो है ना ये आई ख़त्म हो गया, लेकिन ये वेरिएबल है। और जो सेपरेशन वेक्टर है वो आर और आर प्राइम, अब आर प्राइम के ऊपर आई नहीं है, ये कंटिन्यूसली वेरिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको ये जो सम था ना, अभी तक सम था, और ये सम में सॉरी मैं आपको बात शायद आपको मैंने पॉइंट आउट नहीं किया कि सम जो है ना इसको ये भी अभी तक था ना, अभी तक आपका शायद 1000 और 2000 और 10,000 पर सम था, लेकिन अब ये सब जब इन्फिनिटी पर सम होगा तो फिर आप ये समझिए कि अब ये बाकायदा सीरियस बात है, ये सिर्फ नहीं है कि इसको अब लेटर एस से लिखें और उसको रबड़ से लेकर उसकी यानी लिमिट लगाएं कि उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिट हो जाएगी। तो ये देखें ये सिंबल बन गया है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। अगर आपके लिए ये मैंने कहा था आपको कैलकुलस आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी आती तो भी मेरा ख्याल है मैं आपको कुछ ना कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको ये जो इसको इंटीग्रेशन है ना, ये 1/r² की इंटीग्रेशन है, तो 1/r की इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आती तो आप ये तो पहला लेक्चर है, दूसरा और तीसरे का इंतजार करें तो वहाँ जो है ना 1/r² की जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सम के लिए कंटिन्यूस सम में अगर आप याद रख सकते हैं, और वरना ये सिंबल है तो ये वहाँ आपको ये भी सिखा दिया जाएगा। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आती तो छोड़े नहीं इस कोर्स को, आप चलते रहें, और नहीं होगा तो मुझसे यूट्यूब पर अलग एक सवाल करके पूछ लें या दूसरे कोर्स का इंतज़ार कर लें, लेकिन मेरा ख्याल उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल अपने तौर पर मेरा कोर्स मुकम्मल चल रहा है। एक सम ही है ना, सम को मैंने नाम दे दिया, बाइंदा याद रखें बस, और तो मेरा ख्याल आपके लिए बड़ी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कोर्स का जो लेक्चर का जो पर्पज़ है वो ये है कि अभी तक हमने जब सम किया था, कंटिन्यूस किया था, ये डिस्क्रीट किया था, सम किया था, ये इंटीग्रेशन की थी, सब वेक्टर पर कर रहे थे। अच्छा, वेक्टर्स को स्केलर से रिप्लेस कर दें तो आसानी हो जाती है, और ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इससे पहले मैं आपको बता दूं मैकेनिक्स में, फिजिक्स में पहले मैकेनिक्स ये ब्रांचेज है, मेरे मैकेनिक्स हर कोई आप पढ़ते हैं, बाद में शायद हीट और वेव पढ़ते हैं, और उसके बाद शायद इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पर आते हैं। तो सबसे पहले जो मैकेनिक्स होता है, देखिए उसमें भी क्या होता है, F=ma, न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स है, लेकिन फोर्स के बजाय आप कहते हैं एनर्जी। जो इन्फॉर्मेशन आपको न्यूटन सेकंड लॉ से मिलेगी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिल जाएगी। तो इसका मतलब, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में एनर्जी एक नंबर है, एनर्जी को एड अप करना है, कुछ करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपको कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, 3 कंपोनेंट नहीं, डायरेक्शन नहीं, सिंपली नंबर है। प्लस अगर माइनस भी हो गया तो क्या मसला है, 4 - 3 1 होता है यार, तो क्या होता है, तो नंबर तो बड़ी आसानी से हैंडल है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसमें भी यही काम करना है। अभी तक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अभी ये मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आपको मिलेगी। अच्छा, फोर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये आपको मैकेनिक्स में ही सिखा दिया जाता है पहले, फिर उसके बाद आप कई तरह की फोर्स पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल, हुक्स लॉ, और अब इस तरीके से, और यहाँ आकर मैंने आपको फोर्स कह दी, कूलम फोर्स, ठीक है। लेकिन फोर्स जो भी कुछ है, फोर्स के बारे में जो कुछ आपने पहले पढ़ा है, या चले मैं बता देता हूँ, वो जिस तरह हर फोर्स पर अप्लाई होगा वो इस फोर्स पर भी अप्लाई होगा, जो कि QE के नाम से इस कोर्स में आपने पढ़ी है। तो पहले फिलहाल मैं QE नहीं लिखता, फोर्स ही लिखता हूँ, और वो ये है कि फोर्स को अगर आपने, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, या आपने इस कोर्स में तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन चाहे जो मर्जी फोर्स हो, अगर आपने इसको स्केलर से रिप्लेस करना है, स्केलर से, तो आप फोर्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आप कैलकुलेट करें, और फोर्स से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो फोर्स से जो कैलकुलेट की जा सकती है, और वो होती है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। वैसे टेक्निकली लफ्ज़ है कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन उस टेक्निकलिटी की चले आपको ना पता हो तो मैं आपको खुद ही आपको वही फोर्सेस दूंगा जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होंगी। तो उन फोर्सेस के अगेंस्ट की वजह से फार्मूले में नेगेटिव है, जो फोर्स होगी और वो होगी
फोर्स तो फोर्स होगी और उसको आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें। अगर फोर्स और मूवमेंट की डायरेक्शन एक ही है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो फोर्स का कंपोनेंट जो होगा ना मोशन के अलॉन्ग, ये डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लें, तो ये हो जाएगा एफ, अगर ये कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा, तो ये जो एक वेक्टर है एफ, एक वेक्टर है लेंथ, दो वेक्टर का प्रोडक्ट और कॉस थीटा, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो और साथ ये डिफरेंशियल भी है, क्योंकि आपने वर्क, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, तो पहले आपने एक स्मॉल पार्ट में, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट में वर्क कैलकुलेट करना है, ताकि आप नंबर इनफाइनाइटेसिमल पार्ट होगा तो लेंथ भी, फोर्स भी चेंज नहीं हो सकेगी, एक नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा भी एक नंबर होगा। और फिर जैसे कि वो अभी पिछले ये चार्ज के मामले में बात हुई थी, अगर आपके पास बहुत सारे, वहाँ से बहुत सारे चार्जेस, यहाँ बहुत सारे डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट के पार्ट, बात वही है। अगर आपने बहुत सारे मतलब इन्फिनिट पर सम करना है तो इंटीग्रेशन ही कराएगी, और इस वजह से ये क्योंकि एक लाइन है, पिछले स्लाइड में तो मैं बात करता ना चार्जेस पर इंटीग्रेशन, यहाँ चार्ज या वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, लाइंस पर इंटीग्रेशन है। डी लेंथ है, बहुत सारी लेंथ है, लेंथ के टुकड़े हैं, तो और लेंथ वैसे तो हर लेंथ की एक डायरेक्शन भी होगी, तो ये फोर्स की एक डायरेक्शन है, फोर्स वेक्टर है, डीएल एक वेक्टर है, और कॉस थीटा तो इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। उम्मीद है आपने नाम सुना होगा, नहीं होगा तो ऐसा मसला नहीं है कि उसकी वजह से आप इंतज़ार करें, आप मेरे से अब सुन लें, दो वेक्टर हों, उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें और उनके म्यूचुअल एंगल का कॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इससे ज़्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है, नया भी है तो आप सीख लें, ठीक है। सर डिफरेंशियल है तो ये इंटीग्रल है, तो ये लाइन इंटीग्रल है, इसकी कुछ डिटेल जो है ना वो तीसरे लेक्चर में है, जहाँ मैंने कहा ना, आपसे वादा किया ना कि 1/r² का इंटीग्रल मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, अब आ जाए इलेक्ट्रिक, इसको पर्टिकुलर इस कोर्स में फोर्स, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि फोर्स के बजाय हम उसको क्यू से डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बुनियादी मसला तो बाकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। अच्छा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर में कन्वर्ट करने का एक तो तरीका ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैलकुलेट करें और उससे एनर्जी कैलकुलेट कर लें। ये तो आपको मैकेनिक्स में भी सिखाया हुआ है। जो नई बात करनी है मैंने और इस कोर्स में वो ये है कि अब इसको लेंथ से डॉट प्रोडक्ट ना ले, एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले। अब एरिया वेक्टर हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो, तो मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अगर ये कोई एरिया है तो एरिया, अभी आप क्या समझते हैं, एरिया स्केलर होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। आप एरिया का एक मैग्नीट्यूड तो होता है, और एरिया की डायरेक्शन, अगर आप अभी तक आपने सोचा नहीं तो देख लें कि हर कोई एरिया की सरफेस में पड़ा होगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन होगी, और अगर आप उस डायरेक्शन को, अब डायरेक्शन परपेंडिकुलर कर दें और एरिया का मैग्नीट्यूड कर दें, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये जो वेक्टर बन जाएगा ये कहलाता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर है, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर होगा। अच्छा, और क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप किसी बड़े एरिया पर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेरी कर सकता है, अगर वेरी करेगा तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो आपको ये करना होगा कि डॉट प्रोडक्ट में एक नंबर दूसरा नंबर और मल्टीप्लाई बाय जो उनके म्यूचुअल एंगल का कॉस, तो उसके लिए आप इसको इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि हर पार्ट के लिए ये चेंज ना हो और ये एक नंबर बन जाए, कांस्टेंट बन जाए। एरिया वेक्टर भी छोटा सा हो के वो भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब ये चेंज होना बंद होगी तो अब ये डॉट प्रोडक्ट ले लें, और ये तो अपने एक छोटे से किसी पार्ट के लिए कैलकुलेट किया होगा ना, ठीक है। और असल में यहाँ बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो जब बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उनके ऊपर सम कर लें, और जब बहुत सारे, मैं वैसे बोलने में कह रहा हूँ, यहाँ मतलब था इन्फिनिट, जब इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स हैं तो जो सम होगा वो इंटीग्रेशन होगी। अच्छा, अब ये जो नीचे लेटर का ना, यहाँ एल लिखा जाता है कि लेंथ के ऊपर लाइन इंटीग्रल है, जब तक डिफरेंशियल आपका इंटीग्रेशन या सम जो है ना लेंथ के हिसाब से है। ये एरिया वेक्टर के दिव्य, और एरिया वेक्टर जो है ना वो एक सरफेस का पार्ट है, तो सरफेस का जो पार्ट है
वो उसके लिए इंटीग्रेशन के ऊपर यहाँ सबस्क्रिप्ट आपका एस लिखा हुआ है, एस का मतलब है सरफेस। अच्छा, तो अब ये स्केलर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस स्केलर से रिप्लेस करना है। अच्छा, स्केलर से रिप्लेस करने में से क्या सारी इंफॉर्मेशन भी रिप्लेस हो जाएगी? अब अगला सवाल यही है, और वो ये है कि इंफॉर्मेशन थी हमारी कूलम लॉ में। तो ये जो चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, मेरे ख्याल आप खुद देख सकते हैं कि मुझे कोई ऐसे बस नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपकी जो स्केलर है इसको फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पहले मैंने कैलकुलेटर आपको सिखाना है एक स्फीयर के लिए। स्फीयर में कैलकुलेशन में कुछ आसानी है जो अभी आपको दिखा देती है। अच्छा, अगर आपको फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको रिपीट करूं तो मैं ख्याल ये कर देता हूं। ये जो Q है ये सोर्स चार्ज है, और वो जो टेस्ट चार्ज था ना पहले एक स्लाइड में वो नहीं है। ये Q इसका जो है ना वो उसको तो कैपिटल Q था, अब ये स्मॉल q है। ये सोर्स है, क्योंकि वो जो टेस्ट चार्ज था उसका तो जिक्र ही बंद कर दिए थे। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़ायदा है, ठीक है। उसकी तो हम बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अब हमारे पास सिर्फ सोर्स चार्ज है और वही अब उसे स्मॉल q कह दिया है। ऑरिजिन को इसी पर चूज कर लिया है, तो ये जो इसकी जो सोर्स की जो पोजीशन है आर प्राइम वो तो ज़ीरो हो गई है, ठीक है। ये ऑरिजिन ये पर्पल कलर जो है ना ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब मेजर कर रहे हैं पोजीशन पर आर पर, तो जो मेजर कर रहे हैं वही सेपरेशन वेक्टर है, क्योंकि ये सेपरेशन होगा मेजरमेंट पॉइंट माइनस सोर्स पॉइंट इज ज़ीरो, तो ये आर होगा। तो अब यहाँ वो जो फ़र्क होगा ना कि सेपरेशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का फ़र्क वो ख़त्म हो गया, दोनों एक ही हो गए, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको अभी कहते हैं ना एरिया के बहुत सारे एरियाज़ में या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो वो किसके स्मॉल पार्ट्स करने हैं? एक स्फीयर के। अब यहाँ तस्वीर जो मैंने आपको तो सर्कल की दिखाई है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। असल में ये 3 डायमेंशन में एक स्फीयर है, ये इधर भी है, मेरी तरफ भी है और आपकी तरफ भी है। अच्छा, अब इसमें आती है कि स्फीयर के बहुत सारे कहते हैं ना मैंने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्फीयर में आसानी है कि जिस पार्ट में भी जहाँ भी आप जाएंगे, ये जो आर है ना जो सेपरेशन वेक्टर है जो, और वो इस स्फीयर का रेडियस बन जाएगा, वो सेम होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बड़ा मसला था, ये तो कांस्टेंट हो गया और ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। यही तो स्फीयर की आसानी है, ठीक है। एक कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी होता है, वो तो पहले ही से ही मैंने आपको दूसरी स्लाइड में कहा था, वो तो कॉन्सेप्ट था, वो तो बाहर आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के अंदर अगर आती हो जाए इस लफ्ज़ के इंटीग्रेशन के, अगर नहीं है तो मैं आपको 2-4 दफ़ा याद कराता रहूँगा। समेशन है, कंटिन्यूस समेशन है इंटीग्रेशन पर, लेकिन समेशन के अंदर कहें ये बेहतर है लफ्ज़ के आदी हो जाए। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन किस पर होगी? सिर्फ ये जो अब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड क्या होगा? एरिया। अब सिंपली एरिया का ही सम है, तो वो क्या होगा? अब तो कोई क्वांटिटी नहीं है कि जिसके साथ एरिया का जो सम है वो है स्फीयर का एरिया है, और वो आपको पता है कि वो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम नहीं है, सरफेस एरिया है। वो 4πr² होता है। आर स्क्वायर से कैंसिल। मेन जो आसानी आपके पास हुई है वही आपका जो रिजल्ट है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। वो एक जो सोर्स चार्ज है और साथ वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट पहले था जिसको मैंने कहा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अब एक देखें आप, आसानी ये हुई है कि अगर आपके पास कई इस स्फीयर में कई चार्जेस हैं तो आपको कई वेक्टर नहीं एडअप करने होंगे कि हर एक कंपोनेंट, और कोई मुश्किल नहीं। आपको क्या है, ये आपके फॉर्मूले में, और ये फ्लक्स एक स्केलर है, नंबर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं। और उसके फॉर्मूले में जो फिजिकल इंफॉर्मेशन है वो के चार्जेस हैं। अब चार्जेस भी स्केलर हैं, नंबर्स हैं। अगर कई चार्जेस हैं तो चार्जेस की वैल्यू को एडअप कर दें, ऐसे ये टोटल चार्ज आ गया, इनक्लोज चार्ज। ये देख लें, आसानी। अब आखिरी बात मुझे करनी है कि क्या ये कैलकुलेशन तो मैंने की थी एक स्फीयर के लिए, लेकिन गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज में से है, बेसिक 4 लॉज में से है। ये एक लेवल मुकम्मल होगी तो मुझे 4 जो कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस 4 उसमें से है। तो वो सिर्फ स्फीयर के तो नहीं हो सकता, वो तो एक जनरली हर चीज़ के लिए होगा। हर चीज़ का मतलब है हर किस्म की शेप के लिए होगा। अच्छा, अब उसमें यह है कि अगर आप शेप स्फीयर के बजाय कोई और ले लेंगे तो जो फ्लक्स स्फीयर से होगा, अगर फर्ज करें ये देखें S2 जो है ना S1 है स्फीयर, इसमें से हमने कैलकुलेट कर लिया आपकी पिछली स्लाइड में Q/ε0। अब अगर
और ये एक सरफेस है कि जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें से Q 0 हो गया, तो इसमें स्फीयर फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। और ये S1 है, इसके अंदर प्लस चार्ज है, तो Q/ε0 एक सिंपल नंबर आ गया S1 में से। अब S2 की शेप जो मर्जी हो, लेकिन जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स को फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, जो फ्लक्स है ना, जो फ्लो है, और जो E डॉट प्रोडक्ट है, इसके मैथमेटिक्स अगर आप मेरे से किसी तरह पूछें तो पूछ सकते हैं कि मैं मैथमेटिकल प्रूफ दे दूंगा आपको इस बात का। अब पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर ये कर भी सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप, लेकिन बस तस्वीर जो आपको बता रही है वो मतलब कम से कम इतना तो आप याद रखें, ठीक है। वो ये है कि, और कंपल्सरी इतनी सी बात है, और करके कहने को मेरा लेक्चर आप इसके बाद आप समझ सकते हैं ख़त्म है। उसके बाद जो मैं डिटेल बताऊंगा वो 2-4 मिनट की, वो अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें, अगर आपके लिए मुश्किल हो तो चाहे छोड़ दें, और अगर मुश्किल हो तो पहले मैं बात मुकम्मल हूँ। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप इस तस्वीर से सीखें कि फ्लक्स जो होगा ना, जो इसमें से निकलेगा, फ्लो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा, वही फ्लो होगा जो सरफेस जो मर्जी उसमें से फ्लो वही होगा जो उसके अंदर सर्कल का होगा। अब सर्कल के फार्मूले में कोई उसकी ज्योमेट्री डिपेंडेंस तो थी ही नहीं, जस्ट चार्ज था। तो जो चार्ज इसके अंदर है S1 के स्फीयर के अंदर है, वही चार्ज S2 के अंदर है, तो फार्मूला वही रहेगा। तो सरफेस जो मर्जी हो, फ्लक्स जो है ना जो होगा, अब ये एनी सरफेस, अब ये सरफेस सर्कल स्फीयर होना ज़रूरी नहीं है, वो ये इसके अंदर जो चार्ज है डिवाइड बाई एक कांस्टेंट है। तो ये जो है ना, ये है गॉस लॉ, इसको कहते हैं। ये जो क्योंकि टोटल है और ये इसमें जो फ्लक्स है वो एक सम है और ये इंटेग्रल है, तो कहते हैं इंटेग्रल फॉर्म, ठीक है। जो दूसरा लेक्चर है वो इसकी कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, और डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने एक डाइवर्जेंस इंट्रोड्यूस करनी है। अच्छा, अब एक बात रहेगी, ऑप्शनल बात है, अगर आप लिए मुश्किल है तो चाहे आप यहाँ आप लेक्चर बंद कर दें और अगले लेक्चर, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर आपने सुनना है तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये बात सिर्फ ये मैं तस्वीर के ज़रिए ही ये नहीं कह रहा, बल्कि मैथमेटिकली अब ये किसी किताबों में ये प्रूफ भी आपको मिल ही जाएगा कि अगर आप अभी तक तो आपके ये देखें ना कि स्फीयर था, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था सब जितने भी ए थे वो इसके परपेंडिकुलर थे, ठीक है। अब अगर कोई दूसरी आम शेप होगी तो फिर इसके सारे परपेंडिकुलर नहीं हो गए, ठीक है। आपके जो किसी जो कुछ होंगे जिस तरह ये पैरेलल तो आप नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक इनकी डायरेक्शन जो होगी ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि अब इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए यहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया का परपेंडिकुलर ए भी यही है, तो म्यूचुअल एंगल 0 है, cos 0 1 होता है। अब अगर इस जगह पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है और एरिया वेक्टर ऐसे हो गया है, ठीक है। तो म्यूचुअल एंगल 0 नहीं है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम से कम हो गया है, लेकिन इस जगह पर जो एरिया है वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब इसी देखें ना, इन्हीं दो के फर्क, ये दो एरोज़ हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान जितना एरिया था, यहाँ इन्हीं दो एरोज़ के दरमियान एरिया ज़्यादा हो गया है। तो जितना डॉट प्रोडक्ट कम होगा जिस फैक्टर से, एरिया उस फैक्टर से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बाकायदा मैथमेटिकल प्रूफ भी है कि शे के सरफेस से जो मर्जी हो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके याद रखने के लिए कम से कम आप इस तस्वीर की मदद से भी याद रख सकते हैं, या आप कहना चाहें तो अगेन तस्वीर से आप समझ सकते हैं। तो ये मुझे इंटेग्रल फॉर्म बतानी थी, इसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म के लिए अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। और इसमें भी पूरे 9 लेक्चर हैं, तो आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें, तो आपको खुद ब खुद खबर होती रहेगी जो आते रहेंगे।